किसी भी जगह पे जाते हैं सीखने के लिए या सिखाने के लिए, दोनों चीज़ें, या तो हम सीख रहे होते हैं या फिर हम सिखा रहे होते हैं। ये जब दोनों प्रोसेस चल रहा होता है तब हम किसी भी प्री कंसीव नोशन के साथ में नहीं जाते हैं या नहीं जाना चाहिए। प्री कंसीव नोशन मतलब किसी भी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के हमें नहीं चलना चाहिए। पूर्वाग्रह से ग्रसित कैसा होता है, जैसे अभी मान लीजिए आप हमारे साथ ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं, तो एक हो सकता है कि मन में पहले से ये ले कि भाई ये तो बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन की बात करेंगे, भेदभाव की बात करेंगे, हमें और कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे लिए लर्निंग का कोई स्पेस नहीं है, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव लर्निंग का कुछ और है। या फिर ये हो सकता है कि यहाँ पे कोर्स आ गया है तो वो जो भी चीज़ों को फैसिलिटेट करेगा उसमें जेंडर की बातें नहीं होंगी या बायसनेस होगी या वो अपने नज़रिए से बात कर रहा होगा। या एक और पूर्वाग्रह ये हो सकता है कि ये लोग तो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, लेकिन प्रैक्टिकली तो हमें झेलना होता है ना बच्चों को, तो हमारी व्यथा और उनकी व्यथा तो अलग अलग है। उनका काम तो है बोलना, बोल के निकल गए, लेकिन रोज गर्मी में, जाड़े में, बरसात में स्कूलों को मैनेज करना तो हमारा काम है। तो इन सब पूर्वाग्रह को सिर्फ 2-3 घंटे के लिए आप लोग छोड़ दें जब तक सेशन हम लोग अटेंड कर रहे हैं। और इस सेशन को हम लोग करीब 6 पार्ट में लेकर के चलेंगे। विद्यालय में वास्तविक में जो बाल मैत्री वातावरण है वो उससे हम क्या समझते हैं, उसमें हमारी क्या समझ है, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। दूसरी बात हम लोग करेंगे जो भी बच्चे हैं जिनको सबसे ज़्यादा जरूरत होती है उनकी पहचान हम कैसे करेंगे, उनसे हमारी क्या समझ है, वो ऐसे कैसे व्यक्ति होते हैं, कैसे बच्चे होते हैं, कैसे समुदाय होते हैं जिनके बच्चों पर हमें खास ध्यान देने की जरूरत है। जो तीसरी बात हम लोग चर्चा करेंगे वह विद्यालय को बाल मैत्री होने में बाधक तत्व क्या है। बहुत सारी चैलेंजेस हैं जो आप लोग फेस कर रहे होंगे, बाल मैत्री बनाना तो सब लोग चाहते। फिर अगला हम लोग सत्र जो चलाएंगे उसमें हम अपने अपने विद्यालय में क्या प्रयास कर सकते हैं जिससे कि विद्यालय का वातावरण समावेशी बन पाए, बाल मैत्री बन पाए। और अंतिम सत्र में ओपन सत्र रहेगा, उसमें जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं या अगर आपको कुछ बात साझा करनी है, जैसे अभी एक मैडम ने अच्छा साझा किया कि हमें पॉजिटिविटी बरकरार रखनी चाहिए, हमें नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने चाहिए। नेगेटिव थॉट्स आए तो मैडम का कहना था कि उसे बाहर नहीं आने देना चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि नेगेटिव थॉट्स को आने ही नहीं देना चाहिए। कुछ ऐसी प्रक्रियाएं करनी चाहिए जिससे कि हमारे अंदर जो नेगेटिव थॉट्स आ भी रहे हैं वो शांत हो जाए। तो उसके लिए हमें अलग अलग तरीके की एक्सरसाइज करनी चाहिए, अध्यात्म का सहारा लेना चाहिए, लेकिन खैर वो एक अलग डिस्कशन है। तो ये सत्र है, इसमें हम 3 सेशन है जिसमें कुछ एक्सरसाइज करेंगे और हम सब आपस में एक दूसरे से सीखने का काम करेंगे। मैं कोई नया चीज़ नहीं सिखाने वाला हूँ, मैं पहले से ही क्लियर कर दे रहा हूँ। तो हम लोग आपस में सीखने का काम करेंगे। जब सेशन हो जाएगा उसके बाद मैं एक स्लाइड चलाऊँगा, उसमें मैं अपनी बातों को रखूँगा और जो चर्चा हुई है उसको समझ करते हुए रखूँगा। लेकिन पहले हम लोग उसको चर्चा करेंगे, या तो हम लोग आपको माइक देंगे, आप अपने विचार को रखेंगे, या फिर हम लोग ग्रुप डिस्कशन कराएंगे, या आपको कुछ और गतिविधि के साथ लिखे गए थे। उसमें से कुछ मुख्य गाइडिंग प्रिंसिपल्स ये है कि गैर भेदभाव का सिद्धांत, हम इस सिद्धांत का पालन करेंगे हम जो भी काम करेंगे अपने बच्चों के साथ में। तो ये सिर्फ टीचर्स के लिए है, लेकिन टीचर के साथ में बच्चों को अगर हमें बाल मैत्री वातावरण बनाना है या बच्चों को उनके विकास से जोड़ना है, बच्चों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, बच्चों के राइट्स को प्रोवाइड करना, इंश्योर करना है, तो उसके लिए सभी स्टेक होल्डर जिसमें कि टीचर शामिल होते हैं, पेरेंट्स शामिल होते हैं, जिसमें पंचायत शामिल होते हैं, जिसमें सरकार शामिल होती है, एजुकेशन डिपार्टमेंट शामिल होती है और तमाम अलग अलग डिपार्टमेंट है। इन सब की मुख्य जिम्मेदारी है कि इन सिद्धांत को हम लोग फॉलो करें, उसी के आधार पर हम अपने काम को करें या अपने पॉलिसीज को बनाएं। तो सबसे पहला सिद्धांत है गैर भेदभाव का सिद्धांत, मतलब किसी भी बच्चे के साथ में किसी भी प्रकार का जाति, धर्म, सेक्स, पैसे, बुरा काला, ऊंचा नीचा, ये सब के बगैर हम बच्चों को पढ़ाएंगे। हम किसी बच्चे के साथ में भेदभाव नहीं करेंगे। मैं पढ़ाई के वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि हम अभी फिलहाल टीचर्स के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो वो वातावरण बनाएंगे। दूसरा सिद्धांत है कि बच्चों के सर्वोत्तम हित का सिद्धांत, मतलब हम जो भी काम करेंगे बच्चों के सर्वोत्तम हित के लिए, मतलब चाइल्ड शुड बी एट द सेंटर ऑफ योर जॉब। जैसे कि अभी टीचर ने बताया कि बच्चे बेहोश हो गई, अब ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि उसको लेकर के जाए या पेरेंट को फोन करके बोलते हैं कि यहाँ का और अपने बच्चे को ले जाए। तो टीचर ने सबसे पहला इमीडिएट स्टेप क्या लिया कि जो बच्चों के लिए वहां पे सबसे सटीक होता था
वो काम उन्होंने किया और उसको स्कूल लेकर गए, तो ये काफ़ी सराहनीय काम है। तो हम वो हर काम करें जो बच्चे के हित के लिए हो। स्कूल में हम ऐसा कोई भी काम नहीं करें या पंचायत में या वार्ड में ऐसा कोई काम नहीं करें जो बच्चों के सर्वांगीण हित के लिए नहीं हो। और उसमें धाराएं भी लिखी गई है कौन कौन से धारा के तहत क्या आ गया, लेकिन मैं सिर्फ पॉइंट्स डिस्कस करूँगा। अगला जो सिद्धांत है जीवन का उत्तरजीविता का और विकास का सिद्धांत, यानी हर एक बच्चे के लिए हम जो भी काम करेंगे, जो भी गतिविधि करेंगे विद्यालय में और जो भी परिवेश में, वो ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चों का विकास हो और बच्चों की लाइफ से कोई थ्रेट ना हो। हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि बच्चों के जीवन में कोई खतरा ना आए, यानी ऐसा वातावरण हो जहाँ पे ऐसा नहीं हो कि स्कूल की बिल्डिंग इतनी चली जा रही है फिर भी हम वहाँ पे बच्चे को पढ़ा रहे हैं या बच्चे को हम पार्टिसिपेट करने नहीं दे रहे हैं, किसी खास पर्टिकुलर बच्चे को अनजाने में छोड़ते चले जा रहे हैं। तो ये इस सिद्धांत को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। समावेशी और भागीदारी का सिद्धांत, यानी हर बच्चे के पास में ये अधिकार होना चाहिए। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए इस सिद्धांत के तहत कि हर बच्चे को पार्टिसिपेट यानी प्रतिभाग कराएं और प्रतिभाग करें और उनको समावेशी तरीके से यानी शामिल करते हुए। ऐसा नहीं करें कि भाई कोई बच्चा देर से आया है तो उसको हम दूर कर दें क्योंकि वो देर से आया है, कोई बच्चा दलित समुदाय का है तो इसलिए हमने उसको अलग बैठा दिया, कोई लड़की है और वो कम सीख रही है या उम्र उपयुक्त कक्षा में एडमिशन लिया है तो चलो हम उसको बाद में ध्यान देंगे, पहले हम इन लोगों पर ध्यान देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, समावेशी वातावरण होना चाहिए, बच्चों के विचारों का सम्मान करना चाहिए। बच्चों के बहुत सारे विचार होते हैं, क्योंकि बच्चों की मनोदशा को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बच्चों के क्या विचार होते हैं, वो क्या चाहते हैं स्कूलों में। जैसे बच्चे अपने स्कूल में, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं चाहता है कि जहाँ पे उसको डंडे से पढ़ाया जाए। कभी कभी क्या होता है कि मजबूरी बस डंडा उठाना पड़ता है टीचर को, लेकिन वो सिद्धांतों के खिलाफ है। शिक्षा के अधिकार कानून में भी इसको वर्जित किया गया है। तो ये जो भी है बच्चों के विचारों का सम्मान करते हुए होना चाहिए। और सबसे लास्ट जो भी सिद्धांत जो हमने यहाँ के लिए जरूरी लिखा है वो खेलकूद विश्राम का सिद्धांत, मतलब बच्चों को खेलकूद से बच्चों को थोड़ा लीजर का भी टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम कंटिन्यूसली बच्चों को पढ़ाया जा रहे। अगर आप ही को हम बार बार एक ही सेशन पढ़ाते चले लेक्चर के तौर पे तो आपको उबासी आने लगेगी, नींद आने लगेगी। तो कोशिश करेंगे ना थोड़ा सा गतिविधि कराएं, फिर थोड़ा सा रेस्ट का भी टाइम लेंगे, बीच में बायो ब्रेक चाहिए वो भी लेंगे, अगर बीच में लंच ब्रेक भी हम लोग करेंगे। तो बच्चों को भी ये इसी प्रकार का बराबर का अधिकार है कि बच्चे खेले कूदे, इंजॉय भी करें, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करें स्कूल में, और साथ में उनके पास में लीजर का भी समय हो। नेक्स्ट देखिएगा, तो सुरक्षित माहौल होना चाहिए। ऐसा माहौल होना चाहिए जहाँ पे एक बच्चा सेफ फील कर सके, यानी कोई ऐसा बच्चा नहीं हो जो कि ऐसा फील करे कि वहाँ पे तो अच्छा वो तो स्कूल है, वहाँ पे जाएंगे तो हमें डराया जाएगा या हमें मारा जाएगा, या हमारे रास्ता जाने का है वहाँ पे कोई खतरा हो, तो फिर वो बच्चा स्कूल जाने से डरेगा। अभी मैं एक उदाहरण के तौर पे एक बात बताता हूँ कि एक बच्चे को एक गतिविधि दिया गया, सभी पूरे क्लास में एक गतिविधि दी गई। ये एक प्राइवेट स्कूल का केस है। सभी बच्चे को गतिविधि दी गई, बोला गया कि एक क्राफ्ट बना कर खिलाना, जो कबाड़ पेपर है और जिसमें अंडे रखे जाते हैं ट्रे, उससे वो बना कर खिलाना। सभी बच्चों ने अपने अपने माता पिता को बोला, छोटे बच्चे थे, और सभी बच्चे अपने अपने वहाँ पे जाकर क्राफ्ट बनाए, बहुत सुंदर लाल पीले नीले बनाए। एक बच्ची है बहुत प्यारी है और वो स्कूल रोज जाती थी और बड़ा एंजॉय करती थी, लेकिन उस दिन क्या हुआ कि उसके पेरेंट को इसको स्कूल में छोड़ रहे हैं और बच्ची स्कूल जा नहीं रही है, अंदर ही नहीं घुस रही है। तो फिर पेरेंट उसको बोल रहे हैं चली जाओ बेटी, चली जाओ बेटी। फिर उसके बाद वार्डन आई वहाँ पे, वो भी लेकर के जाने की कोशिश करी, वो अंतिम दिन तक नहीं गई। फिर जब टीचर वहाँ पे आई, टीचर ने उसको समझाया, तब भी वो डरे थे। आप सोच सकते हैं क्या पॉसिबल कारण हो सकते हैं? पॉजिटिवली कहा होगा बना के लेकर आना, तो उसको ये लगा कि नहीं बना के लेकर, वो बना करके ही आई, क्योंकि वो बनाई तो थी लेकिन वो छूट गया था उस बच्ची से। तो उसके मन में एक डर था कि अगर वो छूट गया है तो टीचर हमें डांटेगी, टीचर हमें मारेगी। और उसको लाख समझाने के बावजूद वो नहीं समझ पा रही थी कि आप तो यहाँ पे मुझे छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन अंदर में मुझे टीचर से फेस करना है। तो टीचर के मन से जो डर, मतलब टीचर का जो भय था, एक सुरक्षित माहौल होना चाहिए, इसको हम बाल मैत्री बोलते हैं। फिर जब टीचर आई वहाँ पे और उसने उसकी काउंसलिंग करी कि बेटा कोई बात नहीं, आप कल लेकर के आना, आपके नंबर भी नहीं काटे जाएंगे, तब जाकर के फिर वो गई। और ये सिर्फ छोटी बच्ची का नवजात दे रहा है, फर्स्ट क्लास में पढ़ती है। तो
एक सुरक्षित माहौल होना चाहिए। सुरक्षित माहौल के और भी उदाहरण है, मैं ये थोड़ा सा ट्रिकी उदाहरण दे रहा हूँ ताकि क्योंकि बाकी उदाहरण तो आप लोग डिस्कस करते हैं, बाउंड्री वॉल का होना और ये सब चीजें। दूसरा है भय दंड मुक्त वातावरण। मतलब जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे हमसे क्या होता है कि एक तो ताकत में भी कम होते हैं, दूसरा है कि हमसे कम जानकार भी होते हैं। तो उसमें पावर स्ट्रक्चर में सबसे बड़ा कौन होता है? टीचर होता है। टीचर ही होता है ना। बच्चे तो अपनी बात नहीं मनवा पाते हैं। उसमें क्या होता है कि बच्चे जब पावर स्ट्रक्चर में कमजोर होते हैं तो शिक्षक क्या करते हैं, प्रायः उसको अलग अलग तरीके से डिसिप्लिन कराने के चक्कर में या किसी आंख दिखा देते हैं या कभी कभी मार देते हैं। एक बार क्या हुआ, मेरे टीचर ने मेरे पेट में ऐसे पकड़ करके और ऊपर नीचे करवाया था। तो मेरा बड़ा डर हो गया उस टीचर से कि इस टीचर के पास तो नहीं, सामने में नहीं जाना है, नहीं तो वो मेरा पेट पकड़ लेगा और वो मुझे दिन हमेशा याद रहता है। तो ये भय दंड मुक्त वातावरण अभी कॉर्पोरल पनिशमेंट हट गया है सारे स्कूल से, लगभग ना के बराबर हो गया, लेकिन फिर भी उसका प्रकार बदल गया है। डंडा तो कहीं नहीं दिखता है, मुर्गा बनना शायद कहीं नहीं दिखता है, पेट वेट बनोड़ना कहीं नहीं दिखता है, लेकिन उसका प्रकार जरूर बदल गया है आंख दिखा करके या दूसरे तरीकों से। तो खुद ही रिफ्लेक्ट करिए, मतलब ये किसी का एलिगेशन नहीं है कि हम कैसे उस माहौल को बदल सकते हैं। हो सकता है कि आप नहीं करते हो, कोई बगल में करते हो, तो हम कैसे पूरे स्कूल का परिदृश्य और वातावरण बदल सकते हैं जहाँ पे कोई बच्चा आपसे बात बोलने में डरे नहीं, संकोच ना करे, बल्कि वो खुशी खुशी आए, जैसे वो अपनी बड़ी दीदी के पास चला आता है। फिर है बैठने के लिए हवादार कमरे होने चाहिए। बहुत सारे कमरे ऐसे हैं परिषदीय स्कूलों में। मैं परिषदीय स्कूलों की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोग सब सरकारी स्कूल के टीचर हैं, जहाँ पे जो कमरे हैं वो काफ़ी अंधेरे टाइप के हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, बच्चे बैठने से बचते हैं, और खास करके जब बारिश का मौसम होता है, बादल गरजता है, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। उम्मीद है आप लोगों का भी ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंस होगा। जहाँ भी आपको बात ठीक नहीं लगे वहाँ पे जरूर मुझे टोके, और ये मैं आपको दूंगा भाई। ये नहीं सोचिए कि जो यहाँ पे बोला जा रहा है वही सब सही है। तो ये बैठने के लिए कमरे हवादार होने चाहिए। अब इसको कैसे करें ये तो पता है कि है होनी चाहिए, ये तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन कैसे होनी चाहिए, क्या करेंगे वो उस पर हम लोग बाद में आगे बात करेंगे। बाधा रहित पहुंच होना चाहिए। बाधा रहित पहुंच में बहुत सारी चीजें हो जाती है कि एक तो है कि हमारे यहाँ पे जंगली इलाका तो है नहीं, ना ही पहाड़ी इलाका, यहाँ लखनऊ की बात करें तो फिर वातावरण, अब जो स्कूल का एक्सेस है वो बाधा रहित कैसे हुआ। लेकिन बाधा रहित एक्सेस कब होता है, जब बच्चे किसी दूसरे समुदाय से आते हैं यहाँ पे रास्ते में होते हुए, और स्कूल में जाते हुए जो दूसरे समुदाय के बच्चे हैं या दूसरे समुदाय के लोग हैं उनको आने से रोकते हैं, तो ये भी एक बाधा हो गया है ना। एक उदाहरण के तौर पे मैं दूं आपको कि एक जो बस्ती थी वहाँ पे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग रहते थे, मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे रहते थे। एक फतेहपुर का केस है अभी 1 साल पहले का, पिछले साल का ही। वहाँ पे क्या हुआ कि कभी किसी टीचर ने प्रवेश नहीं किया था, तो कुछ बच्चों ने सोचा, कुछ पेरेंट ने सोचा कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, और जो चाइल्ड सर्वे था उसको वो छूट जाता था हमेशा बच्चा। अब वो छूट इसलिए जाता था क्योंकि उनको लगता था, ये जो आम धारणा थी कि वो जो पर्टिकुलर कम्युनिटी का बच्चा है वो सिर्फ चोरी करके खाता है, या जो अगल बगल से ईंटें वगैरह है वो चोरी करता है, और वो चोर बच्चे हैं, पूरी समुदाय चोर है, जबकि ऐसा कुछ वहाँ पे स्थिति थी नहीं। तो क्या था, दूसरी कम्युनिटी के लोग नहीं चाहते थे कि वो बच्चे स्कूल में आए, और इसी तरह से टीचर नहीं जाते थे वहाँ पे कि अगर वो बच्चे आएंगे तो फिर हमारे दूसरे बच्चे हट जाएंगे। तो वो स्कूल जो है छूट जाता था, और वो स्कूल क्या था, 2 स्कूलों के बीच का स्कूल का इलाका था। तो एक स्कूल यहाँ पे था, एक स्कूल यहाँ पे था, जो बीच का था इलाका वहाँ पे था। तो जब सर्वे करते थे तो ये स्कूल बोलता था वो तो उस स्कूल के दायरे में, और इस स्कूल के टीचर बोलते थे वो स्कूल उस स्कूल के दायरे में। तो बोलते थे ये तो हमारे हाउस होल्ड सर्वे का तो मसला ही नहीं बनता है, ये तो उस स्कूल के दायरे में है। फिर जब दूसरी जगह एडमिशन कराने गया और बोला गया कि भाई आप सर्वे क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं ये तो हमारे स्कूल का मसला ही नहीं है, ये तो उस स्कूल के दायरे में आता है। फिर उसके बाद जब और ऊपर में बात की गई तो पता चला कि दायरा वायरा कुछ नहीं होता है, कोई भी स्कूल इसको एडमिशन ले सकता है। तो फिर काफ़ी पैरवी करने के बाद में उन बच्चों ने एडमिशन किया, और फिर उन स्कूलों में सघन प्रक्रिया चलाई गई। यही जो भी हम लोग ये क्लासेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी समावेशी क्लास कैसे है उसको लेकर काउंसलिंग की गई, समुदाय के साथ काउंसलिंग की गई, बच्चों के साथ काउंसलिंग करी गई।
क्योंकि एक जगह एक और उदाहरण में दूर रायबरेली में सपेरा बस्ती का एक समुदाय था। तो बच्चे थे वो सांप को पालने वाले का काम करते थे उनके पेरेंट के साथ में। अब वो बच्चे जब स्कूल में आते थे तो एक तो वो दलित समुदाय से थे तो वैसे ही उनसे डरते थे, और एक दिन क्या हुआ कि एक बच्चा सांप लेकर के पहुंच गया स्कूल बैग में रख करके, तो और बच्चे डर गए। तो फिर उसके बाद में वहां पे जबरदस्त ये हुआ पेरेंट्स की तरफ से कि ऐसे बच्चे तो हमारे पास में नहीं बैठने चाहिए, हम इससे घृणा करते हैं। लेकिन फिर जब सबकी काउंसलिंग की गई, सबको बताया गया, सबको समझाया गया, पेरेंट्स को, बच्चों को, सपेरा समुदाय के बच्चों को, कि भाई आप सांप वाप लेकर के मत आना, ये पढ़ने का जगह है। तो अब क्या होता है कि आज का माहौल ऐसा है कि वो समुदाय के बच्चे और दूसरे समुदाय के बच्चे सब एक ही जगह पे हाथ भी धोते हैं, खाना भी खाते हैं, एक साथ बैठ करके मिड डे मील अटेंड करते हैं। पहले क्या होता था कि जब बच्चे स्कूल में आए थे तो मिड डे मील में उनको तो दूरी कर दिया जाता था कि ये तो दलित समुदाय के लोग हैं, घूमने वाले नहीं, अब भेदभाव अब नहीं रह गया, पहले बहुत चलता था। आज हम लोगों ने कैटेगरी जब तो कहीं रही नहीं। हम लोगों ने काम करना शुरू किया था तो सबसे पहले सीख यही थी कि श्रमदान हमेशा प्रमोट करना चाहिए, तो वो चाहे बच्चों से कराएं या टीचर से करें या हम लोग करें। हम लोग भी आज हमारे परिदृश्य में आप देखेंगे, यहाँ तो खैर होटल में है तो इसलिए खाना वाना सब मिल जाता है, थाली वाली खा के छोड़ देते हैं। अदरवाइज अपनी थाली खुद ही धोनी है, खाना है और वहाँ पे धो करके रखना है। तो ये श्रमदान वाला है, जो अपना बिस्तर है या अपने जो प्रीमाइसेस है उसको खुद झाड़ू लगाना है, तो उसमें बच्चों को लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि टारगेटेड नहीं होना चाहिए। और ये जो मैं सपेरा समुदाय वाली बात बोल रहा हूँ आपको, और ये जो मैं स्टोरी सुना रहा हूँ ये पुरानी स्टोरी नहीं, पहले ये सब जातियां बहुत देखी जाती थी, नहीं है, अब ढीला पड़ गया है। नहीं हो। लेकिन ये मैं नहीं। स्कूलों का एग्जाम्पल बता रहा हूँ, यूपी के ही स्कूलों का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। रहते हैं और हर वक्त पढ़ने लिखने या कुछ भी एक्टिविटी या कुछ भी पूरा टाइम व्यतीत करते हैं स्कूल में, तो बच्चे इतना घुल मिल जाते हैं। फिर एक बार हमने उनको अगर डांट दिया या कुछ तो वो उतना बुरा भी नहीं मानेंगे। अगर एक बार हमने उनको आंख दिखाई तो वो उतना बुरा नहीं मानते हैं, उनको रियलाइज करते कि मेरे एक गलती रही है इसलिए मैम ने कहा। फिर एक दूसरे पल अगर वो मेरे पास आते हैं उनको वैसा व्यवहार करते हैं तो वो फिर घुल मिल जाते हैं। यही महत्वपूर्ण अच्छा बताया दीदी ने, बढ़िया बनाया। लेकिन आमतौर पे क्या होता है कि ये तो आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं इसलिए आप लोगों का ये कथन है, लेकिन बहुत सारे जगहों पे आदमी का रूल मिसमैच हो रहा है ना। तो हो सकता है यहाँ पर नहीं हो रहा हो जहाँ पे आप कर रहे हैं, इसलिए एक पर्सपेक्टिव बननी काफी जरूरी है। दूसरा है गतिविधि आधारित शिक्षण होना चाहिए। तो जो भी हम उनको एजुकेट करें या पढ़ाएं तो ऐसा नहीं हो कि सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन, हमेशा टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। और उनको अलग अलग गतिविधि से कैसे हम जोड़ें उस पर हमारा प्रयास रहना चाहिए। पार्टिसिपेटरी मैनर में बच्चे पढ़ें। तो आज तो खैर स्मार्ट क्लास के काफ़ी युग आ गया है, बच्चों को स्मार्ट क्लासेस भी पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे इंटरेक्टिव सिस्टम भी होता है। लेकिन फिर भी जो फील्ड पे प्रैक्टिकल गतिविधि हम कर सकते हैं, कुछ हम साथ में मिलकर के TLM बना सकते हैं। आप लोग में से बहुत सारे लोग बना भी रहे होंगे, तो TLM बना सकते हैं। हम बच्चों को एक्सपोजर विजिट करा सकते हैं। जैसे बच्चों को अगर हमें ये सिखाना हो कि बच्चों में के लिए सर्विस डिलीवरी के लिए हमारे समुदाय में कौन कौन से लोग रहते हैं, इसको इंग्लिश में और हिंदी में दोनों चीज़ें सिखानी है। और ये क्लास 1 और UKG का जो करिकुलम है उसमें भी है कि भाई इसको इतना आपको आना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, बजाय इसके कि हम स्कूल रटाएं इसको स्कूलों में, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि रटाएं तो ठीक है, एक तो रटना काफ़ी जरूरी है, लेकिन उसके साथ में हमें एक्सपोजर विजिट का भी स्पेस जारी रखना चाहिए। कि अगर एक पंचायत के परिवेश में हम बात करते हैं तो पंचायत में कौन कौन सर्विस प्रोवाइड होता है। पंचायत में जो सेक्रेटरी होता है वो सर्विस प्रोवाइडर होता है, जो सरपंच होते हैं, मुखिया होते हैं, वो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जो ANM होती है, आशा होती है, आंगनबाड़ी होती है। और यहाँ के परिदृश्य के लिए भी कुछ ऐसे ही है, बस यहाँ पे सिर्फ सरपंच की जगह पे वार्ड मेंबर्स हो जाएंगे और यहाँ पे मेयर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम एक बार विजिट करा दें, जो बाल मैत्री पुलिस स्टेशन होते हैं वो कैसे होते हैं, पिंक टॉयलेट कैसा दिखता है, या जो पिंक जो सपोर्ट सेंटर बनाया गया है वो कैसा होता है। तो अगर हम इनके लिए बच्चों का एक्सपोजर करें तो ऐसे भी लर्निंग बनाई जा सकती है। अगला है पढ़ने के लिए अनुकूल आंतरिक स्थिति होनी चाहिए। बच्चा हमारे साथ में पढ़ने के लिए आता है, जो अभी मैं बात कर रहा था बच्चों के मनोदशा को समझने के लिए, कि बच्चे का इंटरनल प्रिपरेशन ही नहीं है, बच्चे के पेट में भूख लगी है, आग लगी है,
और हम वहाँ पे पढ़ने के लिए उनको पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा क्योंकि उसका बच्चे का दिमाग कहीं और चला जाएगा। अब बच्चे के घर में अगर जो उसका बड़ा भाई है या बड़ी बहन है वो बारात गया हुआ है और इसको बारात जाने नहीं मिला, तो एक टेंशन तो ऐसे ही होगा कि भाई वो बारात चला गया है या वो नानी घर चली गई है, तो उसको समझते हुए हम कैसे उसको जोड़ना है। लेकिन अभी ये काफ़ी अच्छा रहा कि बहुत सारे टीचर ने ऐसा यहाँ पे शेयरिंग भी किया कि बच्चों के साथ उनका कनेक्ट काफ़ी अच्छा है कि बच्चे शेयर कर पाते हैं, तो उसमें बच्चों को जोड़ने में काफ़ी आसानी मिल जाती है। जब आपको पता चल जाए कि यहाँ पे आज बच्चा डिस्टर्ब है तो वहाँ पे आपको विशेष सपोर्ट की जरूरत है। अगला बच्चों के लिए बच्चों का समान मनोदशा होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे एक स्टोरी छोटी सी सुनाता हूँ कम समय में ही। एक छोटी बच्ची थी, पहला दिन उसका स्कूल का था। ये स्टोरी एक्चुअल स्टोरी नहीं है, ये किताब में पढ़ी है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, लेकिन ये शिक्षकों के लिए एक किताब थी जिसमें शिक्षकों को मनोदशा के बारे में बताने वाली थी, तो इसलिए मैं ये स्टोरी को बता रहा हूँ। तो एक छोटी सी बच्ची थी, वो स्कूल में आई और स्कूल में आई वो उसको बड़ा अच्छा लगा, वो बहुत खुश थी और अंदर अंदर मुस्कुरा रही थी। अब वो अपनी क्लास में जैसे सारे बच्चे आते हैं, सारे बच्चों ने पढ़ाई शुरू किया और बच्चों को पढ़ाया जा रहा था बी फॉर बेबी, बेबी माने बच्चा, सब लोग बोल रहे हैं बी फॉर बेबी, बेबी मतलब बच्चा। अब ये बच्ची जो है कंफ्यूज है और वो सोच रहा है उसके मन में चल रहा है बेबी माने आपकी, तो टीचर देखी और उसको बोली कि बेटा खड़े हो जाओ, तो खड़ी हो गई। तो उसने बोला तुम क्यों नहीं बोल रही हो बेबी मतलब बच्चा, तो वो बोल रही है कि मैडम बेबी मतलब तो अप्पी होता है ना, अब बेबी मतलब अप्पी होता है। अब उस टीचर को समझ में नहीं आया कि बोलना क्या चाह रही है, बहुत छोटी बच्ची थी पतला करके बोल रही थी। फिर से उसने पूछा कि बेबी मतलब बच्चा बोलो, अप्पी नहीं होता है, बोलता है नहीं मैडम बेबी मतलब तो अप्पी होता है ना। तो उसको फिर समझ में नहीं आया, तो बच्चे ने उसको डांट करके, टीचर ने उसको डांट करके बैठा दिया। डांट करके बैठा दिया तो फिर जैसे बच्चे बोल रहे थे वो भी बेबी बेबी मतलब बच्चा बोल के वो अपना काम खत्म हो गया उसका। जब क्लास के बाद उससे बात की गई तो ये पता चला कि वो बेबी मतलब बच्चा क्यों बोल रही थी, नहीं बोल रही थी क्योंकि बेबी उसकी जो मम्मी थी वो एक जगह काम करने के लिए जाती थी और वहाँ पे एक दूसरी बच्ची थी जो उनकी मकान मालकिन थी, उसकी बच्ची का नाम था अप्पी और उसको जो उसकी मकान मालकिन थी वो जो ओनर थी वो बोलती थी अप्पी अप्पी करके बोलती थी, बेबी बेबी करके बोलती थी। तो उसको लगता था बेबी मतलब अप्पी होता है, अगर आप बेबी बोल रहे हैं तो बेबी का मतलब तो अप्पी होता है ना, बेबी का मतलब बच्चा कैसे बोल रहे हैं। फिर उसके बाद जब टीचर को पता चला तो टीचर ने उसको सॉरी बोला और फिर उसके बाद जो दूसरे दिन उसको समझाया, उसकी काउंसलिंग करी क्योंकि उसकी मनोदशा बन गई है, उसके मन में रह गया है कि बेबी का मतलब अप्पी ही होता है, कुछ और नहीं हो सकता है इस दुनिया में। फिर उसको समझाया गया कि बेबी का मतलब बच्चा होता है। अब ये और बात है कि उसके बच्चे का नाम अप्पी था तो इसलिए उसको बताया जा रहा है। मनोदशा समझने वाली बात होती है कि एक टीचर को ऐसा नहीं कि हर बात को इन्फोर्स ही करे, लेकिन ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे रहते हैं और टीचर से फेक रहता है और उसमें भी बहुत सारे काम रहते हैं, तो समय नहीं मिल पाता है इतना कि इतना सबके साथ में इंटरेक्ट कर पाए। लेकिन फिर भी प्रयास हमारा ये होना चाहिए कि हम कैसे बच्चों की मनोदशा को समझ पाए, बच्चे जिस भावना से गुजर रहे हैं हम उस भावना को समझ पाए, एम्पैथाइज कर पाए, तभी हम उनको अच्छे से सपोर्ट कर पाएंगे। अगला पॉइंट है बच्चों की मनोदशा के अनुसार भाई, यही वाली पॉइंट की बात कर रहे थे। अब बच्चों की मनोदशा में बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, ये तो मैंने सिर्फ एक साइको जो सोशल एस्पेक्ट है उसको बताया, लेकिन इसके अलावा भी बच्चों की बहुत सारी मनोदशा होती है कि ये पढ़ करके हमें क्या करना है, हमें तो ये वाला काम करना है, हमें तो वो काम करना है। तो जो चीज़ें क्या होता है कि एक जेंडर बेस्ड बायसनेस होता है या कास्ट बेस्ड बायसनेस होता है या क्लास बेस्ड बायसनेस होता है कि भाई पढ़ करके आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, आपको चूल्हा चौका ही करना है, पढ़ के आप क्या करोगे, आपको तो मजदूरी करना है, बहुत ज़्यादा काम कर लिए तो आपको सरपंची का काम करना है, उससे ज़्यादा तो आपको काम करना नहीं है। तो ये जब हम लोग आपस में बात करते हैं और फील करते हैं तो बड़ी चीज़ें बच्चे हम लोगों की घर करने आती है। तो बच्चों की काउंसलिंग करना काफ़ी ज़रूरी होता है कि ये पढ़ाई आपके लिए कितना जरूरी है। अगला स्थान मनोरंजक होना चाहिए, यानी बच्चों के लिए खेल कूद का सामान होना चाहिए, बच्चे जहाँ पे खेल सके। अभी तो प्लेग्राउंड भी कंपलसरी हो गया है सेक्शन 19 में RT एक्ट के, तो हमें पूरा माहौल बनाने का काम करना चाहिए कि बच्चे के लिए, क्योंकि आप अधिकारियों से डायरेक्ट जुड़े हैं और आपकी बात भी अधिकारी बहुत ध्यान से सुनते हैं। NGOs को महत्व भी अधिक दिया जा रहा है हमारे विभाग में। हम लोग तो
एक ऐसी कड़ी बन गए हैं जो चीजों को लागू कर रहे हैं बस, बाकी हम लोग स्वतंत्र नहीं हैं। अब हम लोगों के हाथ में वो चीजें नहीं हैं कि हम स्वयं से वातावरण बना सके। हमको हर चीज के लिए डायरेक्ट किया जाता है कि आपको वैसा करना है, आपको ऐसा करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। अभी जुलाई नहीं आया है, पेरेंट टीचर मीटिंग कब होनी है, कैसे होनी है, क्या क्या करना है, उसका पूरा एजेंडा आ चुका है। हम लोग अब स्वतंत्र नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर ये लॉजिक जरूर कहना चाहूंगा कि विद्यालय में 2 मुख्य समस्याएं हैं इस समय। सबसे बड़ी समस्या यह है कि जितना भी बजटिंग आती है, जो भी बजट आता है, जैसे बाल मैत्री वातावरण के लिए आप बता रहे हैं, संसाधन होने चाहिए, हवादार कमरे होने चाहिए, बाधा रहित होने चाहिए, अच्छा माहौल होना चाहिए, पानी, शौचालय, बिजली सब होनी चाहिए। तो इसके लिए हर चीज के लिए टीचर्स को ही जिम्मेदार बना दिया जा रहा है। अगर बजटिंग दी गई उसको 10,000, 25,000, 50,000, तो ये वही लागू करेगा। अब आप सोचिए, अगर वो ये सब चीजें लागू करेगा और इसकी बाकायदा उसका ऑडिट के लिए सब डॉक्यूमेंटेशन करेगा और लगातार उसका दिमाग इसी सब चीजों में लगा रहेगा कि कैसे हमको ये सब चीजें लागू करनी है, विद्यालय में वातावरण शुद्ध करना है, तो बताइए वो कैसे बच्चों पर उतना ध्यान दे पाएगा? वो इन्हीं सब चीजों में लगा रहेगा कि ये बजट आया है, इसको खर्च करना है, ये करना है। अभी निर्माण निगम ने एक प्रोजेक्ट शुरू कराया है विभाग द्वारा कि हर स्कूल में एक कमरे को स्मार्ट रूम बना देना है। वहां पर टाइल्स भी होंगी, पेंटिंग भी होगी, अच्छा बिल्कुल रूम होगा जैसे स्मार्ट क्लास होता है, और उन्हें हर स्कूल में उसको बनाए। वहां पर लाइटिंग की भी अच्छी व्यवस्था करेंगे। तो क्या सरकार करा नहीं सकती है, विभाग करा नहीं सकता? बिल्कुल करा सकता है, लेकिन वो हम लोगों पर प्रेशर दिया जाता है, पहली बात। और दूसरी बात लाइट की, बिजली की। बिजली कनेक्शन का पैसा दिया जाता है विद्यालयों में, लेकिन प्रति माह बिजली का बिल भुगतान करने का कोई पैसा नहीं दिया जाता है। इतने टीचर्स हैं जो अपनी जेब से पैसा देते हैं या जिनके यहाँ लाखों रुपए बिल बकाया है और उनके यहाँ बिजली कटी हुई है और हम समझते हैं बाल मैत्री वातावरण बढ़ाने में लोगों को थोड़ा सी दिक्कतें आ रही हैं। तो मैं चाहता हूँ 2 चीजें, एक तो विद्यालय के संसाधन किसी एजेंसी द्वारा करवाए जाए, रंगाई, पुताई, शौचालय, बिजली, ये सब, और दूसरी चीज बिजली का जो भुगतान है उसका पैसा दिया जाए, वो टीचर जाकर के अपना उसका भुगतान करते। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ शिक्षण कार्य से जोड़ा जाए। बच्चों की मनोदशा को पहचान कर उसके अनुसार सकारात्मक व्यवहार करना। विद्यालय का भयमुक्त वातावरण खेल खेल में बच्चों के साथ सीखना। मेरे समझ से एक सुझाव ये बहुत जरूरी है कि बच्चों के लिए सुझाव पेश करना। जैसे 1, 2 के तो बच्चे लिखना नहीं जानते हैं, चलो वो अपनी बात को हमसे ऐसे भी शेयर करें, कुछ अपनी बातों को कह नहीं पाते हैं। तो जो बच्चे 4th 5th के हिंदी लिखना आता है, तो जैसे अपनी घर की प्रॉब्लम है वो हमसे शेयर नहीं कर सकते हैं, तो वो लिख के सुझाव पेटिका में डाल दें। तो इससे उनके अंदर जो हीन भावना है या कोई चीज है वो बाहर निकल के आती है और बच्चे अपने को खुश महसूस करेंगे इससे, जहाँ तक हम ऐसा सोचते हैं। बच्चों से भी हम बहुत सीखते हैं, बच्चों को यह महसूस कराना कि हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। विद्यालय के आवश्यक कार्य बच्चों के साथ मिलकर करना। अगर बच्चे करते हैं तो उसके साथ हम अपने बच्चों की भावनाओं को व्यक्त करने का अधिक से अधिक अवसर देना। जाति, लिंग आदि भेदभाव के मिटाकर सभी की सहभागिता सुनिश्चित हो। और जैसे कि हम लोग को पढ़ाना भी होता है, बच्चों को पढ़ाना भी है, खाली खेल ही तो नहीं खिलवा सकते हैं। मेन मुद्दा तो है कि हमें बच्चों को शिक्षा देनी है। तो जैसे पहले हम जैसे गणित है, हमने प्रेयर के बाद हमने बच्चों को गणित, पहले तो बच्चों से ऐसी बात करा कि आज तुमने घर में क्या देखा, आज क्या तुम खा कर आए, जिससे बच्चे हम लोग से मिक्सअप हो जाए। फिर मिक्सअप हो गए
अब बच्चों को सवाल हमने दे दिया, कुछ पेचीदा चीजें दी कि वो अपना दिमाग लड़ाए, तो कुछ देर वो चला, फिर एक जैसे विमला बोल दिया, कुछ अपना दिमाग उन्होंने वो करा। अब बच्चों को रिलैक्स चाहिए तो थोड़ा सा छोटा सा खेल करवा दिया उससे। और स्वाध्याय भी बच्चों में डालना बहुत जरूरी है, जिससे कि बच्चे अपने आप लाइब्रेरी की किताब उठाकर पढ़ सकें। लाइब्रेरी, सरकार ने तो लाइब्रेरी का इतना बढ़िया कर दिया है कि हजारों किताबें हैं लाइब्रेरी की। अब बच्चे जब पढ़ नहीं पाएंगे तो कैसे उसका यूज करेंगे? तो मेन चीज है बच्चों का हिंदी पर फोकस करना बहुत जरूरी है। जब बच्चों को हिंदी आ जाएगी उसके बाद फिर तो उनपे कोई मेहनत है ही नहीं। हमसे मित्रता या हमसे अच्छे से व्यवहार कर पाएंगे। फिर गतिविधि आधारित शिक्षण, गतिविधि मतलब खेल कूद, कहानी, कविताएं बच्चों को सुनाएंगे, उनको ऐसा माहौल देंगे तो उससे जो मैत्रीपूर्ण व्यवहार बच्चों के साथ हम लोगों का रहेगा। और बच्चों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना, ये सभी टीचर सभी मैत्रीपूर्ण व्यवहार करेंगे, इससे जो है बच्चों में अपने आप मित्रता की भावना का विकास होगा। बच्चों के साथ भेदभाव रहित व्यवहार। अब हम लोग विद्यालय में हमारे यहाँ अनेक कास्ट के बच्चे आते हैं, ठीक है। ये नहीं कि हम किसी से पानी हम मंगा रहे तो उसमें ये नहीं कि हम एससी को देखें या अल्पसंख्यक समुदाय को देखें। खाना बांट रहे हैं बच्चे तो सहयोग ले रहे हैं बच्चों से, तो हर समुदाय के बच्चों का उसमें सहयोग रखते हैं। एसएमसी का सहयोग लेते हैं बच्चों को, जैसे वो जो बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे हैं उन बच्चों के घरों में संपर्क करना, बच्चा क्यों नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है। तो जब हमारी एसएमसी रहती है तो उन बच्चों से कहते हैं कि देखो तुम्हारे ये अभिभावक हैं, इनसे तुम लोग अपनी समस्या बता सकते हो। और जो हमारा एसएमसी का सदस्य होता है वो क्लासरूम में जाके निरीक्षण भी करता है, बच्चों क्या परेशानी है, कोई ऐसी परेशानी है, मैम से परेशानी है तो ये भी बताइए। तो वो लोग भी बच्चों के साथ अपना जागरूक करने के लिए सहयोग करते हैं। घर घर जाकर अभिभावकों व बच्चों से संपर्क करना हम लोगों का काम रहता है। जैसे जो बच्चा विद्यालय नहीं आ रहा है उसके घर जाके संपर्क करते हैं, क्यों नहीं आ रहा है, क्या परेशानी है, या उसकी ऐसी कोई परेशानी है तो उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। बच्चों को समान अवसर प्रदान करना, विद्यालय में बहुत सारी एक्टिविटी होती है, प्रार्थना सभा से लेकर के छुट्टी के समय तक की बहुत सारी एक्टिविटी होती है। उसमें ये नहीं कि एक बच्चा हमारा सुबह जो हमारे साथ काम कर रहा है वो बच्चा डेली काम करे, नहीं, उसको हम अलग अलग बदल देते हैं। मेरे विद्यालय में मैं अकेली अध्यापिका हूँ, मेरा ये रहता है कि मेरे बच्चे जो है मेरे साथ सुबह प्रेयर कराने से लेकर के अटेंडेंस लेने से लेकर के बच्चों को एमडीएम बांटना है, किस बच्चे को कौन सी परेशानी है, लड़कियों का विद्यालय है, माहवारी तक बच्चों का होता है तो पैड देना है, क्या करना है, ये सारा सहयोग हम बच्चों से लेते हैं और बच्चे बेझिझक होकर के मुझसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। व्यक्तिगत रूप से जुड़ना, बच्चों से व्यक्तिगत रूप से जुड़ना, बच्चों से हम लोग ऐसा व्यवहार करें कि वो अपनी बात आसानी से कह सके और हम लोग उनकी बात को समझकर उसका समाधान कर सकें। रोचक टीएलएम द्वारा मैत्रीपूर्ण वातावरण बनाना, हम लोग उस टीएलएम को रोचक बनाएं ताकि बच्चे उससे जो है कुछ सीखें। और हर तरह का टीएलएम बन सकता है, पत्तियों से है, गोली मिट्टी की गोली है, या कोई जरूरी नहीं है कि पैसा ही खर्च करें, टीएलएम चार्ट पे भी बन सकता है। और भी तरह तरह की पत्तियों से जोड़ घटाव हम लोग करा सकते हैं। मतलब ये कार्य करते हुए आपस में मित्रता का भाव जागृत करना सब में। जी हाँ, जी ये मतलब है इनका टीएलएम का। अतिरिक्त समय देकर उनकी बातों को सुनना और पारिवारिक वातावरण देना, तो इससे भी जो है उनकी बातों को सुने, टाइम दें और ताकि वो आपस में जुड़े और हमसे बेखौफ परिवार के कुछ कह सके। अभी सुझाव पेटी विद्यालय में सुझाव पेटी रखी जाए, उससे ये रहेगा कि जो बच्चे कुछ कह नहीं सकते हैं तो वो अपनी बात को लिख करके उसमें डाल दें ताकि उनकी मन की भावना भी निकल जाए और हम उसके पढ़ करके कुछ उनका समाधान कर सके। बहुत बढ़िया, इस पूरे ग्रुप के लिए ताली बजा दीजिए। वो हरा भरा स्वच्छ साफ सुथरा कि बच्चे वहाँ आए उनको अच्छा लगे। विद्यालय का आसपास का जो वातावरण है वो स्वच्छ होना चाहिए। खेल कूद के संसाधन हों,
जिससे बच्चों के मध्य परस्पर सहयोग की भावना हो और खेल सके, एक दूसरे से दोस्ती व्यवहार बना सके। बच्चों में स्वाध्याय की भावना को विकसित किया जाए, जिससे वे घर पर भी पढ़ाई में रुचि ले सकें। बच्चों को अपनी भावनाएं व विचार व्यक्त करने हेतु पर्याप्त अवसर मिल सके। एक बालिका बेहोश होकर गिर जाती है, जिसे पहले तुरंत हॉस्पिटल में ली गई, उसको काफ़ी समय बाद होश आया। उसके बाद वो बहुत देर से आए, होश आने पर बच्चा मुझसे इस कदर पकड़ कर रोने लगा, जो उस पर मेरे आंसू भी निकल पड़े। उस दिन के बाद बालिका रोज मुझे पकड़ कर गले से लगाती है, जो मुझे अच्छा लगता है। ये टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो कनेक्ट दिख रहा है, जब ये टीचर फैसिलिटेटर के रोल में प्ले करने लगता है, जब टीचर बच्चे को अपना बच्चा समझने लगता है, तब वो एक कनेक्ट डेवलप हो जाता है। उसमें क्या होता है कि आप बच्चे को कुछ भी सिखाएंगे तो वो तन्मयता के साथ में सीखता है। अगला पॉइंट है, बच्चे जब हमारे साथ खुलकर बात करते हैं, खेलते हैं और मस्ती करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बाल मैत्री वातावरण बनाने के लिए काफ़ी जरूरी होता है कि हम बच्चों के साथ में खुल करके बात करें, बच्चे हमारे साथ में खेलें। और हम सिर्फ ऐसा नहीं हो कि हम उनको ABCD या 1 2 3 4 पढ़ाएं, या प्रधानमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है। हम उसको खेल खेल के माध्यम में कैसे पढ़ा पाएं, ताकि जो बच्चा मेंटली हमारे साथ में जुड़ा रहे और आसपास के वातावरण को भी अच्छे तरीके से वो इंजॉय करे। फिर एक पॉइंट है, विद्यालय में स्मार्ट क्लास के बनने से मुझे बहुत अच्छा लगा। सुविधाओं के अभाव में बच्चे पिछड़े हो जाते हैं तो टीचर्स के लिए काफ़ी बुरा अनुभव होता है, लेकिन ये टीचर का काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है कि टीचर ने अपने स्कूल को स्मार्ट क्लास बनाया और वहाँ पे बच्चे कंप्यूटर्स वगैरह सीख पा रहे हैं और शायद इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से नई नई चीज़ों को सीख पा रहे होंगे। तो ये किसी टीचर ने सही किया, तो काफ़ी अच्छे अनुभव रहे। अब हम लोग थोड़ा सा नेगेटिव जो अनुभव रहे उसकी तरफ चलते हैं। नेगेटिव अनुभव में पहला है, कुछ बच्चों के मन में कुछ नया न सीखने की प्रवृत्ति मन को दुखी करती है कि हम उन्हें बेहतर बनाना चाहते हैं परंतु वे सुधरना नहीं चाहते। यहाँ पे देखिए, ये फीलिंग्स जो बता रही है, यहाँ पे फीलिंग ना हो करके ये एक तरह से है, एक स्थिति को बताया जा रहा है। ये फीलिंग नहीं बता रहा है कि इस बच्चे ने ये नहीं किया तो अच्छा नहीं लगा, या हमने ऐसा नहीं हमने ऐसा प्रयास किया और ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो हम ये नहीं कर पाए। उसके बजाय क्या है, एक परिस्थिति को बताया जा रहा है, मतलब ये एक्चुअल फीलिंग नहीं है। दूसरा पॉइंट है, बच्चों के प्राप्त पूर्व ज्ञान घर के माहौल के अनुसार अच्छा ना होना। दूसरा पॉइंट है, ये भी अपनी फीलिंग्स को नहीं बताया जा रहा है, ये है एक परिस्थिति को कि बच्चे का पूर्व ज्ञान है जो घर के, क्योंकि घर में जो पेरेंट्स हैं वो इलिटरेट होते हैं या सेमी इलिटरेट होते हैं, तो पहले से प्रिपेयर्डनेस नहीं होता है। और अगर प्रिपेयर्डनेस पहले से नहीं होगा तो टीचर के लिए एक चैलेंज हो जाता है कि उस बच्चे को उसके आगे के लेवल में कैसे लेकर जाए। कोई बच्चा 1 क्लास के लेवल का होता है, कोई 2 क्लास के लेवल का होता है, और बच्चे की अगर प्री प्राइमरी एजुकेशन ही नहीं हुई है, बच्चा यहाँ पे आ रहा है आपके क्लास में, किसी बच्चे को तो 2 3 4 की टेबल आती है और किसी बच्चे को पेंसिल भी नहीं पकड़ना आता है, ये काफ़ी चैलेंजिंग माहौल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे फीलिंग्स नहीं बताया जा रहा है, यहाँ पे स्थिति को बताया जा रहा है। मतलब ऊपर वाले में अगर आप देखेंगे तो फीलिंग्स बताया जा रहा था, मैक्सिमम लोगों ने अपनी फीलिंग्स का जिक्र किया है, लेकिन नीचे वाले में स्थिति का जिक्र किया है। यहाँ पे कुछ अभिभावक अपने बच्चों पर ध्यान न देना, बार बार कहने पर भी ध्यान न देना, बच्चों का परेशान होना, यहाँ भी परिस्थिति बताई जा रही है। मैं ये एक्सरसाइज हमने इसलिए कराया था क्योंकि यहाँ पे जस्ट कंपेयर करना था कि क्या आप लोग उस फीलिंग्स को जज कर पा रहे हैं या नहीं जज कर पा रहे हैं। फीलिंग्स को जज करने का मतलब ये होता है कि जब हम बच्चे की मनोस्थिति को समझ पा रहे हैं, जब हम बच्चे की मनोदशा को समझते हैं तो क्या होता है कि हम उसकी परिस्थिति को समझ पा रहे हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, बजाय इसके कि सिर्फ हम ये कहें कि भाई ये तो उसके माता पिता नहीं पढ़े हैं, या वो बच्चे को ध्यान नहीं देते हैं, या स्कूल का माहौल ऐसा नहीं है, या बच्चे डिसिप्लिन से नहीं बैठते हैं, या बच्चे सुनते नहीं हैं। बजाय इसके कि हमें हमारा वातावरण ये, मतलब हमारी सोच ये होनी चाहिए कि हम बच्चे की फीलिंग्स को समझ पाए कि अगर बच्चा ऐसा कर रहा है तो क्यों ऐसा कर रहा है। बच्चा अगर नहीं सीख पा रहा है तो उसके माता पिता नहीं पढ़े होंगे तभी तो वो नहीं पढ़ा पाए।
तो हम उनको जब तक समझेंगे नहीं तब तक हम उन पे काम नहीं कर पाएंगे। तब तक क्या रहेगा, सिर्फ वो क्या होता है, एक तरह से ब्लेम गेम चलता रहेगा, क्योंकि जो शिक्षक है उसमें से अधिकांश शिक्षक टीचर के ऊपर ये ब्लेम डालते हैं कि टीचर पढ़ाते नहीं है, जबकि टीचर अगर नहीं पढ़ाते तो शायद सारे बच्चे नहीं पढ़ पाते। तो अगर कोई पर्टिकुलर बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है तो वहाँ पे टीचर की गलती नहीं है, वहाँ पे कुछ जो है स्थिति की गलती है। तो यहाँ पे मतलब रिफ्लेक्शन करने के लिए ये एक्सरसाइज कराया गया था कि हम बजाय इसके कि सिर्फ हम परिस्थिति को बताएं, हमें हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि हम बच्चे की मनोस्थिति को समझें और वहाँ पे हमने क्या प्रयास किया और प्रयास करने में हमसे क्या चूक हुई जो हमें बुरा लगा। अगर आपने प्रयास किया और वहाँ पे चूक हुई तो वो एक होता है कि हम वहाँ पे एफर्ट्स और ज़्यादा कैसे डालें, उसको दूसरे तरीके से कैसे लेकर के जाएं, हम उस पर काम करेंगे। सारे को नहीं पढ़ करके एक आध पढ़ लेते हैं। दूसरा, दुख लगता है जब बच्चे को चोट लग जाती है तो अभिभावक आकर लड़ जाते हैं बिना कारण जाने। तो खैर ये तो खैर स्थिति है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक सिचुएशन बताया गया है। दूसरा है, जब बच्चे विद्यालय में आते हैं तो हम लोग सभी बच्चों को एक समान शिक्षा देते हैं, लेकिन उनके माता पिता उन्हें किसी काम पर लगा देते हैं तो वह विद्यालय नहीं आ पाते, बच्चों को पूरी शिक्षा नहीं मिल पाती। तो जो हम देना चाहते हैं इसका मुझे बहुत दुख। किशोरी बालिकाएं जब बालिकाएं एडोलेसेंट स्टेज में जाती है तो उनके पीरियड शुरू होते हैं और उस टाइम पे जो मेंटल स्टेटस होता है, जो बदलाव होता है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, वैसे बच्चों को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है और वैसे बच्चों को काउंसलिंग करके उनको प्रॉपर सपोर्ट करना काफ़ी ज़रूरी होता है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार भी ऐसे बच्चों के लिए मुफ्त सैनिटरी पैड की व्यवस्था और इंसिलेटर लगा रही है सभी जगहों पर, और लखनऊ के एरियाज में काफ़ी तेज़ी से लगाए जा रहे हैं। तो आशा है कि आप लोगों के वहाँ पे पिलर क्या होगा, कितनों के वहाँ पे लगा हुआ है इंसिलेटर, आपके यहाँ पे लगा है, और भी क्या लगा है, दो और किसी क्या लगा है, कितने हैं जिनका नहीं लगा है, जिनके विद्यालय में इंसिलेटर नहीं लगा हुआ है, सैनिटरी पैड को डिस्पोज करने के लिए जो मशीन आती है वो नहीं लगा है। ठीक है, तो ऐसे 2-3 विद्यालय हैं जहाँ पे है, बाकी कहीं नहीं है। तो अब जो हमारे एफर्ट्स रहेंगे क्या करना चाहिए उस पर हम आगे जाएंगे, लेकिन ये है